हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं गैस फील्ड डिटेक्टर या गैस फील्ड आयोनाइजेशन डिटेक्टर। तो फर्स्ट इसका एम गैस फील्ड डिटेक्टर किस काम आता है। वो डिटेक्टर एक तरीके का वो इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज़ आप करते हैं चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के। कौन से चार्ज पार्टिकल्स? अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा और गामा पार्टिकल्स को। सेकेंडली आप बोल सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल जो डिटेक्ट हुए हैं उनको काउंट करने का काम करता है कि कितने चार्ज पार्टिकल्स डिटेक्ट हुए हैं। थर्ड, उनकी आयनाइजेशन पावर को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अल्फ़ा, बीटा और गामा पार्टिकल्स हैं, तो आपको पता है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो आयनाइजेशन पावर है ग्रेटर होगी कंपैरिजन टू बीटा, एंड बीटा पार्टिकल आयनाइजेशन पावर इज़ ग्रेटर देन गामा पार्टिकल। तो ये तीनों चीज़ आप यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं गैस फील्ड में। नेक्स्ट इसका जो प्रिंसिपल है कि कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है जब वो गैस से पास करेंगे तो इट मीन्स वो गैस एटम के साथ कोलाइड होंगे, और गैस एटम के साथ जब कोलिजन होगा तो वो अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफ़र कर देंगे? गैसियस एटम्स को। तो गैसियस एटम के इलेक्ट्रॉन एग्जिट होंगे। एग्जिट होने पे क्या होगा कि वो गैस एटम किसकी फॉर्म में आ जाएंगे आपके पास? पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस की फॉर्म में। मीन्स नेगेटिवली इज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव इज कैथोड के लिए बात कर रहे हैं। तो जैसे कि डायग्राम में दिया हुआ है, यहाँ पे देखो डायग्राम क्या है कि आपके पास एक मेटेलिक सिलेंडर है। इस मेटेलिक सिलेंडर को हमने क्या बोला है? कैथोड, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव का वर्क करेगी। जो सेंट्रल वायर है ये एनोड की है, मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ये इंसुलेटर है और इसको हमने कनेक्ट किया है एक रेजिस्टेंस से और बैटरी से, मींस अप्लाइड वोल्टेज से कनेक्ट किया है। और इन सबको कनेक्ट करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि कैपेसिटर से कनेक्टेड है, मतलब जो भी आपको पल्स मिलेंगी वो एम्पलीफाई होके जाएंगी, और एम्पलीफायर हमें किसके थ्रू मिलेगा? सी के थ्रू। तो इसमें आप कह सकते हैं कि वर्किंग में आप क्या बोलेंगे कि जो सेंट्रल वायर एनोड है मतलब नेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब अगर मान लीजिए आपने इंसिडेंट पार्टिकल्स इस चैम्बर पे इंसिडेंट कराए तो पॉजिटिव आयंस तो मूव कर जाएंगे इस चैम्बर की वॉल्स पे, क्योंकि ये कैथोड की बनी है। एंड इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल चले जाएंगे सेंट्रल वायर पर, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये आयंस अपोजिट मूव करेंगे। अब इसकी वर्किंग में आप क्या लिख सकते हैं? अभी हम देखा कि जो चार्ज पार्टिकल है जब गैस से पास होंगे तो इसका मतलब क्या होगा? गैसियस एटम के साथ कोलिजन होगा, मींस इनइलास्टिक कोलिजन विद मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। और वो जब कोलिजन होगा तो वो गैसियस एटम को अपनी एनर्जी क्या कर देंगे? चार्ज पार्टिकल ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने पे क्या होगा कि गैस एटम के इलेक्ट्रॉन जब एग्जिट होंगे तो किसकी फॉर्म में मिलेंगे आपको? टू फॉर्म में, एक पॉजिटिव की फॉर्म में और एक नेगेटिव की फॉर्म में। सेकेंड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं किया अभी तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों का रिकॉम्बिनेशन होगा, और रिकॉम्बिनेशन होने पर आपको न्यूट्रल पार्टिकल्स मिलेंगे। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जो पॉजिटिव आयंस है वो मूविंग टूवर्ड्स द चैम्बर की साइड मूव करेंगे पॉजिटिव आयंस, और नेगेटिव आयंस सेंट्रल वायर की साइड जिसके पास पोटेंशियल जो है पॉजिटिव। ये देखो जो पॉजिटिव आयन चैम्बर के साइड, क्योंकि चैम्बर पे पॉजिटिव है, और सेंट्रल वायर जो एनोड की है मींस नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल वायर पे और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वॉल्स पर मेटेलिक सिलेंडर के। और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है नेगेटिव से, तो इस पे जो कैथोड मेटेलिक वायर जो कैथोड है इस पे जो पोटेंशियल है वो क्या है? नेगेटिव है। तो एनोड पे जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव। So it means positive ions move toward chamber which is the negative potential, and negative ions move towards the central wire which is that positive potential. अब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को देखें तो इलेक्ट्रॉन्स की जब कोलिजन हुआ तो दो आयंस फॉर्म हुए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उन स्मॉलर मास होने की वजह से उनकी वेलोसिटी ग्रेटर होगी। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव आयंस, मीन्स क्योंकि इसका मास लार्ज है और मास लार्ज है तो इनकी वेलोसिटी स्मॉल होगी कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन। और जो बाकी सारे चार्ज हो जाएंगे वो कहाँ कलेक्ट हो जाएंगे? मीन्स इलेक्ट्रॉन की जो नेगेटिव चार्ज है वो कलेक्ट होंगे एनोड पे। अब यहाँ पे अपने कैपेसिटेंस यूज़ किया था चैम्बर में,
अप्लाइड वोल्टेज जब आपने यूज़ की थी, अप्लाइड वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस, और लास्ट में एक कैपेसिटर यूज़ किया है। तो कैपेसिटर किसके बीच में प्लेस है? इलेक्ट्रोड्स के बीच में। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एनोड का पोटेंशियल होगा वो चेंज होगा किसके थ्रू? Q/C के थ्रू। तो जिससे इलेक्ट्रिक पल्स अक्रॉस जो आर के अक्रॉस थी वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, और वो जो पल्स आपको मिलेगी वो कैपेसिटेंस से पास करेगी। मतलब जो यहाँ पे आप कैपेसिटेंस यूज़ कर रहे हैं वो एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा। ये कैपेसिटेंस एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा। इसके थ्रू जो भी आपको आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट आपको मिलेगा पल्स की फॉर्म में, और ये पल्स इस कैपेसिटेंस से जब पास होंगी तो एम्पलीफाई होंगी। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या चेक करना है कि जब एम्पलीफाई हुई पल्स, तो ये पल्स की हाइट हमें निकालनी है। मीन्स पल्स की हाइट अप्लाइड वोल्टेज पे कैसे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए पहले दो फैक्टर्स हैं कि जब पल्स एम्पलीफाई हुई तो पल्स की हाइट कैसे डिपेंड कर रही है अप्लाइड वोल्टेज पर। तो दो फैक्टर कौन कौन से हैं? या तो चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड करे, या फिर एक्सटर्नल वोल्टेज पे, या फिर एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड करे। चार्ज पार्टिकल पे कैसे डिपेंड करेगी कि कौन से चार्ज पार्टिकल है। मान लीजिए अल्फा पार्टिकल है, तो आपको पता है अल्फा पार्टिकल की जो आयनाइजेशन पावर होती है इज़ मच ग्रेटर देन द बीटा पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स अल्फा के हैं या फिर बीटा पार्टिकल्स या गामा के पार्टिकल्स, और किसकी आयनाइजेशन पावर हाई है। तो फर्स्ट पल्स वेट डिपेंड करेगी चार्ज पार्टिकल, और सेकेंड पल्स वेट डिपेंड करेगी पोटेंशियल की हाइट पर, जिससे क्या होगा? आयंस प्रोड्यूस होंगे, और जितने ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे उतना ही करंट डेवलप होगा। तो इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम आगे देखेंगे कि पल्स हाइट किस तरीके से अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड करेगी। तो इसका अप्लाइड वोल्टेज और पल्स हाइट में जो वेरिएशन दिखेगा ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम है। ऑन एक्स एक्सिस अप्लाइड वोल्टेज आप यूज़ कर रहे हैं, और वाई एक्सिस कि कितने नंबर ऑफ आयंस डिफ्लेक्ट हुए पल्स हाइट, या जो आपको पल्स मेरी हाइट मिली है उसका आउटपुट ऑन वाई एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस अप्लाइड वोल्टेज। अब यहाँ पे आपके पास टोटल 6 रीजन है। 6 रीजन, फर्स्ट रीजन जो रिकॉम्बिनेशन रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड रीजन आयनाइजेशन चैम्बर रीजन, थर्ड इज प्रोपोर्शनल रीजन, फोर्थ इज रीजन ऑफ लिमिटेड प्रोपोर्शनैलिटी, फिफ्थ इज गीगर म्यूलर रीजन मीन्स जीएम रीजन, और सिक्स्थ इज कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन। अब जो पार्टिकल्स डिटेक्ट हुए, चाहे वो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं या बीटा पार्टिकल्स हैं, तो वो हमें यहाँ पे कितने पार्टिकल्स डिटेक्ट हुए उसके बेस पर ये कर्व ड्रॉ होगी। अब मान लीजिए अल्फ़ा पार्टिकल्स ड्रॉ हुए, और आपको पता है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो आयनाइजेशन पावर है इज़ ग्रेटर देन बीटा पार्टिकल्स। तो जो फर्स्ट वाली कर्व होगी वो अल्फ़ा पार्टिकल्स के लिए होगी, और सेकेंड वाली कर्व बीटा पार्टिकल्स के लिए, क्योंकि आयनाइजेशन पावर किसकी कम है? सेकेंड वाली कर्व की। तो रीज़न फर्स्ट में क्या देखने के लिए मिला है यहाँ पे? अगर रीज़न फर्स्ट मीन्स रिकॉम्बिनेशन रीज़न में हम यहाँ पे चेक करें, तो रिकॉम्बिनेशन रीज़न क्या कह रहा है कि जो आप अप्लाइड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो स्मॉल है, और स्मॉल होने से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्ट्रॉन्ग है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम है। तो इससे क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस चार्ज पार्टिकल्स जो चार्ज पार्टिकल्स जब कोलाइड हो रहे थे गैसेस एटम के साथ, तो किसकी फॉर्म में बन रहे थे? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। तो अप्लाइड वोल्टेज कम हो जाएगी, तो यहाँ पे दोनों का क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव का, जिसकी वजह से हम इसे बोलेंगे आयन रिकॉम्बिनेशन रीजन। और जब अप्लाइड वोल्टेज को आप इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे जो आयंस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो दोनों ही अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की साइड मूव करेंगे, जिससे रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। दैट इज कॉल्ड आयन रिकॉम्बिनेशन रीजन। तो फर्स्ट कर्व इज अल्फा पार्टिकल एंड सेकेंड कर्व इज फॉर बीटा पार्टिकल्स, क्योंकि आयनाइजेशन पावर इज हाई तो इसलिए इसकी कर्व ग्रेटर होगी कंपैरिजन टू सेकेंड। अब आप चेक करेंगे कि जो सेकेंड रीजन में जो आयनाइजेशन चैम्बर रीजन है, यहाँ पे कर्व जो है वो स्लाइटली वेरी कर रही है। सेकेंड रीजन में क्या होगा? फर्स्ट रीजन के कंपैरिजन में वोल्टेज हाई हो गई। वोल्टेज हाई होने पे आयंस जो प्रोड्यूस होंगी यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड की तरफ मूव करेंगे और पॉजिटिव कैथोड साइड मूव करेंगे, जिससे क्या होगा? करंट
का मूवमेंट स्टार्ट होगा और जो पल्स की जो हाइट मिलेगी वो कांस्टेंट पर मिलेगी। मींस अप्लाइड वोल्टेज इज़ हाई और जो आयंस पेयर हैं वो इलेक्ट्रोड्स के साइड, मतलब इलेक्ट्रॉन एनोड साइड एंड पॉजिटिव कैथोड साइड, और पल्स की हाइट यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि अभी यहाँ पे जो अप्लाइड वोल्टेज है वो कम है। इसलिए इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन रीजन भी यहाँ पे कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट रीजन के कंपैरिजन में स्मॉल वेरिएशन प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। अब थर्ड रीजन में देखें तो थर्ड रीजन में आपको दिख रहा होगा कि सैचुरेशन रीजन से अब ये कर्व एकदम से इंक्रीज हो गई। मींस अप्लाइड वोल्टेज तो आपके पास फर्दर इंक्रीज हुई, फर्दर इंक्रीज होने पे अब यहाँ पे क्या होगा कि जो चार्ज पार्टिकल आयोनाइज हुए थे पॉजिटिव और नेगेटिव, अब उसको हम यहाँ बोलेंगे प्राइमरी आयंस। कौन से रीजन में, थर्ड रीजन मतलब प्रोपोर्शनल रीजन में। तो आप लिख सकते हैं कि जो अप्लाइड वोल्टेज है फर्दर इंक्रीज होगी सेकेंड रीजन से। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, मींस नेगेटिव चार्ज जो कलेक्ट है वो सेंट्रल वायर पे है, मतलब एनोड के पास। अब उनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी है, मतलब प्राइमरी आयन के पास जो एनर्जी आएगी तो वो गैस एटम के साथ क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं बिफोर रीचिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो गैस एटम फर्दर आयोनाइज होंगे, और जब फर्दर आयोनाइज होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, न्यू आयंस प्रोड्यूस होंगे। तो आप बोल सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन और गैस का कोलिजन होगा तो न्यू आयंस प्रोड्यूस होंगे, और जो ये इलेक्ट्रॉन मींस जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस थे पहले उसे हम बोलेंगे प्राइमरी, और जो न्यू आयंस प्रोड्यूस हुए हैं उसे यहाँ पर बोला जाएगा सेकेंडरी आयंस। और ये न्यू आयंस और इलेक्ट्रॉन्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगेन एक्सलरेट करेंगे तो इससे और ज़्यादा आयंस क्रिएट होंगे, और ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे कोलिजन के थ्रू, और इसी टर्म को यहाँ पर बोला जाएगा द एवलांच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस बाय दिस क्यूमुलेटिव प्रोसेस। जितने ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होते जाएंगे उसको यहाँ पे क्या बोला गया है, टॉनसेन एवलांच। अब देखिए यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल्स थे मींस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल वो किस पे प्रेजेंट थे, सेंट्रल वायर पर। तो सारे चार्ज कहाँ कलेक्ट हो जाएंगे, एनोड पर। अब जब यहाँ पे कनेक्ट होंगे तो इससे चार्ज एनोड के ऊपर जो चार्ज पार्टिकल कलेक्ट हुए हैं ये लार्ज हो जाएंगे, मतलब लार्ज चार्ज पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ आयंस पेयर फॉर्म बाय कोलिजन ऑन ईच इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स सेंट्रल वायर इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, अगेन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। यही अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अगर कांस्टेंट है तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी रीजन और प्रोपोर्शनल काउंटर। इस रीजन में और क्या होता है कि जो पल्स की हाइट होती है वो किसकी प्रोपोर्शनल होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि कितनी एनर्जी अप्लाई की थी। एनर्जी लॉस इन द चैम्बर बाय प्राइमरी आयोनाइजिंग पार्टिकल के बेस पर। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो पल्स की हाइट है वो डिपेंड करेगी प्राइमरी आयोनाइजेशन पर, कि कौन से चार्ज पार्टिकल हैं, अल्फा पार्टिकल हैं या बीटा पार्टिकल्स हैं। तो आयोनाइजेशन की वजह से क्या हुआ, आयंस प्रोड्यूस हुए और प्राइमरी आयन सेकेंडरी आयन में प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, गैस का एम्प्लीफिकेशन होगा। लेकिन इस थर्ड रीजन में प्रोपोर्शनलिटी काउंटर में टोटली डिपेंड ऑन मींस पल्स की जो हाइट है वो टोटली डिपेंड करेगी प्राइमरी आयोनाइजेशन पर, और प्राइमरी आयोनाइजेशन पर डिपेंड करने पर आउटपुट करंट इंक्रीज होगा। तो आप कह सकते हैं कि इस रीजन में हम यहाँ पे पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं कि हर एक पार्टिकल अल्फा है या बीटा पार्टिकल, सभी पार्टिकल्स की एनर्जी जो आपको मिलेगी डिफरेंट मिलेगी और आयोनाइजिंग पावर भी डिफरेंट होगी। मींस अल्फा पार्टिकल्स की हाई होगी और बीटा पार्टिकल्स की आयोनाइजिंग पावर लो। नेक्स्ट रीजन जो फोर्थ रीजन था, फोर्थ रीजन में मींस ये वाला रीजन, फोर्थ रीजन, जिस रीजन को हम बोल रहे हैं रीजन ऑफ लिमिटेड प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहाँ पे देखो आपने चार्ज पार्टिकल डिटेक्ट कर लिए थर्ड रीजन में। अब ये चार्ज पार्टिकल फिर दोबारा से अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज हुई, अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज होने पर अब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स तो डिटेक्ट हो रहे हैं लेकिन बीटा पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इट मीन्स वोल्टेज इंक्रीज करने पर ये किस पे डिपेंड करेगी, सेकेंडरी आयंस पर। अब यहाँ पे प्राइमरी आयंस जो होंगे वो कम हो जाएंगे, तो सेकेंडरी आयोनाइजेशन जो होगा मोर डोमिनेट होगा और पल्स की जो हाइट होगी वो
पल्स की हाइट ये कम पता लगा पाएगी कि कौन सा चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे, कि अल्फा है या बीटा पार्टिकल्स, क्योंकि दोनों यहाँ पर आगे क्या हो गए, जॉइन हो गए दोनों कर्व। तो यहाँ पे सेकेंडरी आयन मोर पावरफुल है कंपैरिजन टू प्राइमरी आयंस के। तो फोर्थ रीजन में आप क्या लिखेंगे, जब आप अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो पल्स हाइट इज ऑलवेज इंक्रीज विद वोल्टेज एंड डिपेंड्स अपॉन सेकेंडरी आयनाइजेशन, और प्राइमरी आयनाइजेशन क्या होगा, लेस हो जाएगा, और सेकेंडरी आयनाइजेशन डोमिनेट होगा। इसलिए हम इस रीजन को क्या बोलते हैं, लिमिटेड प्रोपोर्शनलिटी। अब देखिए नेक्स्ट फिफ्थ रीजन में, फिफ्थ रीजन को बोला गया है GM रीजन, मतलब गीगर म्यूलर रीजन। अब यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही कर्व डिटेक्ट होगी, और जो आपको यहाँ पे मिल रही है सिक्स्थ रीजन पर। तो इस रीजन में क्या हुआ, फर्दर आपने अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज की, और जिससे पल्स की हाइट यहाँ पे लार्ज हो जाएगी, बट अब वो डिपेंड नहीं करेगी प्राइमरी आयंस पर, क्योंकि यहाँ पे तो आपको सेकेंडरी आयन डिटेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे अब प्राइमरी पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी। तो जितने भी पार्टिकल हैं वो पल्स की हाइट आपको सेम मिलेगी सब जगह। इट मीन्स फिफ्थ रीजन में जो कंप्लीट आयनाइजेशन हुआ वो सेकेंडरी का ही हुआ, और सेकेंडरी आयनाइजेशन ही कंप्लीट अपना रोल प्ले करेगा फिफ्थ रीजन में। तो अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज होने पे पल्स हाइट लार्ज हो जाएगी, नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ आयंस मीन्स प्राइमरी आयंस, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, गीगर रीजन। और जब हम इसे इस चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, जब वो इस रीजन में ऑपरेट होंगे, तो हम इसे क्या बोलेंगे, गीगर म्यूलर काउंटर। इस रीजन को हम यहाँ पे सेंसिटिव रीजन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सिंगल आयन पेयर है वो किसकी फॉर्म में है, चैम्बर की फॉर्म में, और वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, पल्स प्रोड्यूस करेंगे इस रीजन के अंदर, जिससे पल्स विड्थ जो होगी वो पल्स हाइट लार्ज हो जाएगी। नेक्स्ट होगा सिक्स्थ रीजन। सिक्स्थ रीजन में आप क्या बोलेंगे, अब अगेन आपने वोल्टेज को और इंक्रीज कर दिया। अब जब वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी तो चार्ज पार्टिकल जो होंगे बिना इंसिडेंट हुए यहाँ पे पार्टिकल आयोनाइज होंगे सिक्स्थ रीजन, क्योंकि सिक्स्थ रीजन जो है कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन है। बिना इंसिडेंट पार्टिकल्स के यहाँ पे पार्टिकल आयोनाइज होंगे और गैस में से डिस्चार्ज होंगे, तो और ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे, मतलब करंट और ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो जिससे एनोड वायर है, एनोड वायर पे जो चार्ज पार्टिकल, अब एनोड वायर का क्या रहेगा, यहाँ पे मेल्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो एट द एंड ऑफ गीगर रीजन काउंटर गोज इनटू कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन एंड मल्टीपल पल्सेस आर फॉर्म, अलग अलग तरीके की आपको पल्सेस ऑब्टेन होगी। तो इसलिए हमारे पास जो सिक्स्थ रीजन है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, या फिर दिस रीजन इज़ नॉट ऑफ एनी यूज़। तो इसलिए आप बोल सकते हैं मल्टीपल पल्सेस ऑब्टेन होंगी, तो इसलिए हमने इसे क्या बोला है, कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन। इसलिए हमें ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई नहीं करनी,